वेलकम गाइस। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 1 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में देखो डाइवर्सिटी मिलती है। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट फॉर्म्स। अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको बहुत डिफरेंट टाइप की लिविंग फॉर्म्स मिलेंगी। जैसे अगर आप प्लांट्स को देखोगे तो प्लांट भी अलग अलग टाइप के मिलेंगे, एनिमल्स अलग अलग टाइप के मिलेंगे। तो इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, और इसको एक वर्ड से डिनोट करते हैं जिसे बोलते हैं बायो डाइवर्सिटी। ठीक है ना, बायो डाइवर्सिटी। क्लियर? इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल क्लियर है। बी इट पॉटेड प्लांट्स, है ना। तो अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको डिफरेंट टाइप की लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। जैसे कि पॉटेड प्लांट्स हो गए, जो गमले में प्लांट लगा है, इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, आपका एक खुद का जो पेट है वो है, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिन जो हमें दिखते नहीं है बट लेकिन वो हमारे आसपास होते हैं, जैसे बैक्टीरिया। इफ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन, द रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। अब इसको समझो। मान लो आप बायोडाइवर्सिटी की स्टडी कर रहे हो इस एरिया में। बायोडाइवर्सिटी की स्टडी मतलब इस एरिया में आप ढूंढ रहे हो कि कितने टाइप की डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स आपको मिलती हैं। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आपको 8 लाइफ फॉर्म मिलती है अलग अलग। बट अब आपने क्या किया, यहाँ पे एरिया बढ़ा दिया, अपना जो स्टडी का एरिया है वो बढ़ा दिया। तो जैसे ही आप एरिया बढ़ाओगे ना तो आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज्यादा मिलेगी। मतलब जैसे 8 मिल रही थी, अब एरिया बढ़ाने से हो सकता है यहाँ पे कितनी मिल जाए, 18 मिल जाए। ठीक है, तो मतलब बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाएगी एरिया बढ़ाने के साथ। ओके। ऑब्वियसली इफ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, आप एक डेंस घने फॉरेस्ट में जाओ, यू वुड प्रोबेबली सी ए मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट। आप अगर देखो डेंस फॉरेस्ट में जाते हो तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी, है ना। वहां पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बहुत डिफरेंट टाइप के मिलेंगे और ग्रेटर नंबर में मिलेंगे, मतलब ज्यादा ज्यादा मिलेंगे। Each different kinds of plant, animal or organism that you see represents a species। तो आप अपने आसपास जो भी प्लांट, एनिमल या जो भी ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हो वो रिप्रेजेंट करता है एक स्पीसीज को। तो देखो स्पीसीज क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, स्पीसीज के अंदर आते हैं ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन रिप्रोड्यूस विद वन अनदर। ठीक है ना, तो स्पीसीज के अंदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, और रिप्रोड्यूस करने के बाद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मतलब ये भी आगे जाके क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है ना, तो इनको बोला जाता है स्पीसीज। क्लियर? द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। तो अभी तक जितनी भी हमने स्पीसीज को ढूंढा है और उनको डिस्क्राइब किया, मतलब उनकी स्टडी करी है, वो कितनी है, 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक। ठीक है, तो ये तो बहुत ज्यादा नंबर है, तो इसी को तो बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो अर्थ में आप देखोगे बहुत डिफरेंट टाइप की लाइफ फॉर्म्स आपको मिलती है। ठीक है, we should remember here that as we explore new area and even old ones, new organisms are continuously being identified। तो देखो अगर हम किसी नए एरिया को एक्सप्लोर करते हैं स्पीसीज को ढूंढने के लिए, या पुराने ही एरिया को हम फिर से स्टडी करते हैं, तो हमें यहाँ पे ना कंटिन्यूसली न्यू ऑर्गेनिज्म मिलते जाएंगे। अब इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो कि अभी पता भी नहीं चली हैं, मतलब उनको अभी ढूंढा जाना बाकी है। क्लियर? As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world। तो वर्ल्ड में millions of plants and animals हैं। We know the plants and animals in our own area by their local name। तो जैसे हमारा कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, तो वहां पे एक पर्टिकुलर प्लांट या एक पर्टिकुलर एनिमल के कुछ लोकल नेम भी होते हैं। लोकल नेम होते हैं ना, जो जिस नाम से उसको वहीं उसी एरिया में जाना जाता है। ठीक है, दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब अगर हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं तो वहां की अगर लैंग्वेज चेंज हो जाती है तो फिर क्या होगा, वो उस एनिमल और उस प्लांट का जो लोकल नेम है वो भी चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे एक पर्टिकुलर एरिया यहाँ पे है, एक पर्टिकुलर एरिया यहाँ पे है। अब एक प्लांट को, इस प्लांट को यहाँ पे कुछ और नाम से बोलते होंगे और इसी प्लांट को एक दूसरे एरिया में कुछ और नाम से बोलते होंगे। इवन विद इन अ कंट्री, तो आपको पता है इंडिया जो हमारी जो कंट्री है वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है हर चीज में। लैंग्वेज भी क्या होती है, चेंज होती जाती है, तो उससे लोकल नेम भी चेंज होते जाते हैं। प्रोबेबली यू वुड recognize the confusion that would be created if we did not find way and mean to talk to each other to refer to organisms we are talking about। अब मान लो कि इस पर्टिकुलर एरिया के कुछ इंडिविजुअल यहाँ पे हैं, इस पर्टिकुलर एरिया के कुछ इंडिविजुअल यहाँ पे हैं। अब ये आपस में बात करना चाह रहे हैं इस प्लांट को लेके।
ठीक है। बट लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी, क्योंकि ये वाला जो इंसान है ये अपने लोकल नेम से इसको जानता है, ये वाला इंसान अपने लोकल नेम से इस प्लांट को जानता है, तो फिर नाम अलग अलग हो जाएंगे, तो इनके बीच में क्या हो जाएगी, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, ये प्रॉब्लम तो आपको समझ में आ गई। अब इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है। Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला ना, नेमिंग जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसमें थोड़ा स्टैंडर्ड लाना जरूरी है, ताकि क्या हो सके कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो नाम है ना वो सेम हो ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे ऊपर हमने प्लांट की जिसकी बात करी थी, जिसके दो अलग अलग नाम थे, लोकल नेम, अगर हम इस प्लांट का एक ऐसा नाम रख दें जिस नाम से ये पूरी वर्ल्ड में जाने लगे, तो उससे क्या होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, एक बेनिफिट मिलेगा जब भी हम इस प्लांट के बारे में किसी भी पर्टिकुलर एरिया में बात करेंगे। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है नोमेनक्लेचर, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर नेम रख देते हैं। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to, that is identification। अब इस लाइन को समझते हैं हम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट आपको मिला। अब इस प्लांट का आपको नाम रखना है, तो कुछ स्टेप्स होंगे, उसके बाद ही आप यहाँ पे नाम रख पाओगे। फर्स्ट इज कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन में आप क्या करोगे, इस प्लांट की स्टडी करोगे। मतलब इस प्लांट में आप स्टडी करोगे इसका पत्ते का शेप कैसा है, ठीक है ना, इसमें रूट स्टेम लीफ प्रॉपर बनी है या नहीं बनी है, फिर इसमें जाइलम है, फ्लोएम है, क्या है, ये सारी चीजें स्टडी करोगे। मतलब इसकी कंप्लीट आप स्टडी कर दोगे, जिसको कैरेक्टराइजेशन बोलते हैं। अब बेस्ड ऑन स्टडी आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे कि इसके अंदर जाइलम है, फ्लोएम है, इसके पत्ते का शेप ऐसा है, और भी सारी प्रॉपर्टीज आपको पता चलेंगी, कैरेक्टरिस्टिक पता चलेंगी। तो बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक आप देखोगे कि इनमें से जो किंगडम प्लांटे में ये होते हैं ना ग्रुप, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें से किससे उसकी प्रॉपर्टी मिल रही है। बात समझ में आई? आपको एक प्लांट मिला, उस प्लांट की आपने कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करी। कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने के बाद अब आप चेक कर रहे हो कि जो पहले से हमारे पास ग्रुप्स हैं किंगडम प्लांटे में इतने सारे, ये इनमें से किससे इसकी प्रॉपर्टी मिल रही है। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन। क्लियर? उसके बाद आप क्लासिफिकेशन करोगे। क्लासिफिकेशन का मतलब उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल दोगे। जैसे कि मान लो ये वाला प्लांट जो है, इसकी प्रॉपर्टीज आपने स्टडी करी, प्रॉपर्टीज स्टडी करने के बाद आपने कंपैरिजन किया इन सब से। कंपैरिजन करने के बाद आपने देखा कि इस प्लांट की जो प्रॉपर्टीज है वो मिल रही है ब्रायोफाइट से। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक किससे मिल रहे हैं, ब्रायोफाइट से। तो आपने इस प्लांट को डाल दिया ब्रायोफाइटा में। क्लियर? अब उसके बाद आप करोगे नोमेनक्लेचर, उसके बाद आप लास्ट में इस प्लांट का नाम दे दोगे। समझ गए? In order to facilitate the study, a number of scientists has established procedure to assign a scientific name to each known organism। तो जो भी आपको known organism है उसका scientific name रखना है। तो scientific name रखने के लिए यहाँ पे कुछ procedure है, कुछ तरीका है, ठीक है, उसी तरीकों को फॉलो करके हम यहाँ पे नाम रखते हैं, scientific name। This is acceptable to biologists all over the world। तो वर्ल्ड में जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं वो इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं नाम रखने के लिए। ठीक है, फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN। तो ICBN क्या है? ऐसा कोड है, इंटरनेशनल कोड्स हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर करते हैं। मतलब जो भी प्लांट्स हैं उनके नाम कैसे रखोगे आप, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के हिसाब से। ठीक है, यू में आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड, है ना। अब एनिमल का नाम कैसे रखते हैं, एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN। तो जो एनिमल्स का नाम रखा जाता है वो किस कोड पे रखा जाता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के बेस पे। ठीक है, क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन। The scientist name ensure that each organism have only one name। अब जो साइंटिस्ट है वो ये एंश्योर करेंगे, मतलब ये पक्का करेंगे कि हर एक ऑर्गेनिज्म का जो नाम है वो एक ही हो। ठीक है ना, एक ऑर्गेनिज्म का एक ही साइंटिफिक नेम हो, दो ना हो, क्योंकि फिर वही बात हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगा। हमें तो एक पर्टिकुलर नाम रखना है ना जो कि पूरे वर्ल्ड में जाना जाए। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। अब इस बात को समझो, देखो यहाँ पे क्या है, एक कंट्री का ये इंडिविजुअल है, ये दूसरी कंट्री का इंडिविजुअल है। ठीक है, ये दोनों बात कर रहे हैं एक प्लांट की, ठीक है ना।
तो प्लांट की बात कर रहे हैं। अब इस जो ये इंडिविजुअल है इसने बोला कि इसमें ऐसे फल लगते हैं, इस फल का ऐसा स्वाद होता है, इसमें पत्ते ऐसे होते हैं, इसके फ्लावर ऐसे होते हैं। इसने भी वही चीज बोली, हाँ यार इसमें भी ऐसी होता है, हमारे यहाँ भी यही चीज मिलता है। तो फिर क्या होगा, इन दोनों को पता चलेगा कि ये तो एक ही प्लांट है, और जो ये प्लांट होगा इसका क्या रहेगा, एक साइंटिफिक नेम रहेगा जो कि कॉमन रहेगा, इसकी कंट्री में भी और इसकी कंट्री में, अलग नहीं रहेगा, वो सेम रहेगा। ठीक है। दे ऑल्सो एंश्योर दैट सच अ नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म। बाकी उसने क्या बोला कि मान लो इस प्लांट का जो नाम है वो नाम किसी और ऑर्गेनिज्म का नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर नाम होना चाहिए। ठीक है, और उसी का ही वो नाम होना चाहिए। सीधी बात, आप समझ गए होंगे। Biologists follow universally accepted principle to provide scientific name to known organisms. तो अगर किसी known organism का आपको scientific name रखना है तो आपको follow करना पड़ेगा universally accepted principles को। ठीक है। Each name has two components. अब देखो जो भी scientific name होते हैं ना उसके दो components होते हैं। दो component मतलब दो part होते हैं। The generic name, first is generic name and the specific epithet second. ठीक है। This system of providing a name with two component is called binomial nomenclature. तो हम क्या पढ़ रहे हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात हो रही है। बाइनोमियल का मतलब ही होता है टू। ठीक है, टू, और नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के यहाँ पे दो नाम होते हैं। अब इसको समझते हैं। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कार्लोस लिनियस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कार्लोस लिनियस ने। ठीक है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। is being practiced by biologists all over the world. तो इस सिस्टम को दिया था कार्लोस लिनियस ने, और आज जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं वर्ल्ड में वो इसी चीज को फॉलो करते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ टू वर्ड फॉर्मेट was found convenient. अब इसमें देखो दो वर्ड फॉर्मेट है, मतलब इसमें दो नाम होते हैं, एक होता है जेनेरिक नेम, एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट। इन दोनों को मिला के ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है। ठीक है, और ये क्या है ना, कन्वीनियंट माना जाता है, अच्छा माना जाता है। इस सबको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब आगे वीडियो में। Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific name better. तो हम एग्जाम्पल से यहाँ पे समझते हैं। The scientific name of mango is written as Mangifera indica. तो मैंगो का साइंटिफिक नेम है। Let us see how it is binomial name. कैसे binomial name है? In this name, Mangifera represent the genus, है ना? तो जो Mangifera है ना वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, while indica is particular species. और indica क्या है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज है। ठीक है, अभी देखो ये जीनस क्या होता है, स्पीसीज क्या होता है, ये सब हमने बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और अ स्पेसिफिक एपिथेट, तो स्पीसीज को स्पेसिफिक एपिथेट से भी रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो मैंगीफेरा इंडिका ये एक क्या है, साइंटिफिक नेम है। ये कैसे नाम रखा है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंगीफेरा और इंडिका को मिला के उसका साइंटिफिक नेम बन गया। ठीक है, जो मैंगीफेरा है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और जो इंडिका है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को। ओके, अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एस फॉलो। अब कुछ यहाँ पे यूनिवर्सल रूल्स होंगे नोमेनक्लेचर के लिए। यूनिवर्सल मतलब जो पूरी दुनिया में एक जैसे होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। अब जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो जनरली लैटिन लैंग्वेज में रहते हैं। लैटिन में क्यों रहते हैं, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज होती है। डेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, जिसमें चेंजेस नहीं होते। ठीक है, जिस लैंग्वेज में चेंजेस नहीं होते, तो एक बार नाम रख दिया तो फिर उसमें कोई चेंज होगा नहीं, तो ज्यादा बेटर है ना लैटिन का यूज करना। एंड रिटन इन इटैलिक, और इसको जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं इसको रिटर्न करते हैं इटैलिक में, मतलब ऐसे थोड़े से रहते हैं ना इस तरीके से झुके हुए। ठीक है, दे आर लेटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। अब देखो ओरिजिन कोई भी हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म आपको कहीं पे भी मिलता है ना, उसका नाम हमेशा लैटिन में ही रखा जाता है। The first word in biological name represent the genus, while the second component denotes the specific epithet. तो ये हमने देखा कि मैंगीफेरा इंडिका में जो मैंगीफेरा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को, और जो इंडिका है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीसीज को। ओके, बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। अब अगर आप हाथ से लिख रहे हो, जैसे कॉपी में लिखोगे आप मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, ये आपने लिखा, तो आपको इनको ना सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा, ऐसे अंडरलाइन और ऐसे अंडरलाइन कर दोगे। और प्रिंटेड इन इटैलिक, अगर प्रिंट हो रहा है तो फिर इटैलिक में इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा, टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। ओके, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, while the specific epithet starts with a small letter. तो देखो जो भी आप साइंटिफिक नेम लिखते हो उसमें जब जीनस लिखते हो तो जीनस का जो फर्स्ट वर्ड रहता है वो हमेशा कैपिटल होता है।
ठीक है, और जो स्पेसिफिक इपिथेट है उसको स्टार्ट करते हो आप स्मॉल लेटर से, तो इस तरीके से लिखना है, ठीक है। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एग्जांपल ऑफ मैंगीफेरा इंडिका, तो बस उसके एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। Name of the author appears after the specific epithet at the end of the biological name and is written in abbreviated form. जैसे एग्जांपल है मैंगीफेरा इंडिका LINN, लिन। इसका मतलब क्या होता है? इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस, ठीक है। तो इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका लिनन, ठीक है। तो लिनन कहाँ से आया? लिनियस से। अब लिनियस कौन थे? लिनियस ऐसे वो थे पर्सन थे जिन्होंने पहली बार ऐसे स्पीसीज को डिस्क्राइब किया था, मतलब इन्होंने इस स्पीसीज को डिस्क्राइब किया था, तो उनका यहाँ पे नाम जोड़ दिया जाता है कि उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था पहली बार। तो मैंगीफेरा इंडिका LINN, लिनन, ठीक है। सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत सारे हैं। तो इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन टू मेक दिस पॉसिबल, तो हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना जिससे हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ पाए या समझ पाए। दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी मदद से आप सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ पाते हो। Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. तो इसको समझते हैं एग्जांपल से, छोटा सा एग्जांपल। यहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी हुई, ठीक है, बहुत सारी किताबें हैं यहाँ पे। ये 3 सब्जेक्ट की किताबें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, फिजिक्स ऐसे, केमिस्ट्री, बायो, इन सब की किताबें। अब हमें अगर इनको पढ़ना है तो हम इनका क्या करेंगे? कन्वीनियंट कैटेगरी बना देंगे। जैसे फिजिक्स की हमने कैटेगरी बना दी, तो फिजिक्स की किताबें एक तरफ रख दी हमने सारी, है ना। बायो की एक तरफ रख दी किताबें, केमिस्ट्री की एक तरफ रख दी। तो इस तरीके से हमने इनको क्या कर दिया? डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो इससे हमारे लिए क्या होगा? आसानी होगी इनको समझने में, इनको पढ़ने में। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स, कैट और इंसेक्ट्स। अब कोई आपको बोले कि भाई एक ग्रुप है प्लांट्स का, तो आपके दिमाग में आ जाएगा ना कि इसके अंदर सारे प्लांट्स होंगे। आपको बोला जाए एनिमल का ग्रुप है तो उसके अंदर सारे एनिमल्स आ जाएंगे, तो आपके दिमाग में सीधे आ जाएगा। सिंपल सी चीज है। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। अब जैसे हमारे दिमाग, जैसे हमें बोला जाए कि एक ग्रुप है किसका? डॉग्स का, तो हमारे दिमाग में क्या आ जाएगा कि भाई इसके अंदर डॉग आते हैं, डॉग की एक इमेज सी हमारे दिमाग में आ जाएगी। अगर मैं बोल रहा हूँ कैट का यहाँ पे एक ग्रुप है, तो हमारे दिमाग में आ जाएगा इसके अंदर सारी कैट्स आती हैं, फिर कैट की एक इमेज हमारे दिमाग में बन जाती है। तो व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ ए डॉग? तो जब आप डॉग के बारे में सोचोगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा? कैट? नहीं ना, डॉग ही तो आएगा। ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट्स। नाउ इफ वी वर टू थिंक ऑफ एल्सेशियन, एल्सेशियन क्या होती है? एक ब्रीड होती है डॉग की। वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो देखो ये सारी चीजें हमें पता है कि भाई एल्सेशियन क्या है? डॉग की एक ब्रीड होती है। तो हमारे दिमाग में क्या आ गया कि हम अभी भी डॉग की ही बात कर रहे हैं। तो यहां पे हमने क्या किया ना, यहां पे हमने समझ रखा है ये ग्रुप्स को, कैटेगरीज को, कि इसके अंदर ये एनिमल्स आते हैं, इसके अंदर ये प्लांट्स आते हैं। इसको थोड़ा और समझेंगे तब हमें क्लियर होगा। सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, you would of course think of animal with external ears and body hair। अगर मैं एक यहाँ पे कैटेगरी बोलता हूँ कि मैमल है, तो मैमल्स के से मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए कि मैमल्स के अंदर ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनमें एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं और उनके बॉडी में हेयर्स होते हैं, ठीक है। लाइकवाइज इन प्लांट्स इफ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, अब मैं बात कर रहा हूँ वीट की, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? द पिक्चर इन ईच ऑफ अवर माइंड विल बी वीट प्लांट, है ना, और नॉट ऑफ राइस। तो वीट की बात हो रही तो वीट ही आएगा, हम इमेज बनेगी, और कोई और अदर प्लांट की भी इमेज यहाँ पे नहीं बनेगी। Hence all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals are convenient categories we use to study organisms। तो ये एक convenient categories है, ठीक है, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। बात समझ में आ रही है ना? जैसे वही मैंने आपको बोला, एक एग्जांपल जैसे लेते हैं राइस। तो राइस भी एक कन्वीनियंट कैटेगरी है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप की राइस आ जाएंगी, फिर उसको हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो बात क्या हुई थी, शुरू में क्या बात हुई थी कि इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनको पढ़ना एक साथ इम्पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल नहीं है इनको एक साथ पढ़ना। तो इनकी क्या बना दो? कैटेगरीज बना दो, और फिर उन कैटेगरीज को पढ़ो। तो उस कैटेगरीज को पढ़ने से क्या हो जाएगा? हम एक तरीके से सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ लेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को समझ लेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें अभी हम क्लासिफिकेशन में भी देखेंगे। द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टेक्सा। तो ये जो कैटेगरीज हैं इनका साइंटिफिक टर्म क्या है? टेक्सा, ठीक है ना। कैटेगरी को ही साइंटिफिकली बोला जाता है टेक्सा। Here you must recognize that taxa can indicate
कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। अब देखो, आपको यहां पे क्या बोला, आपने ये चीज समझ चुकी है, जो टेक्सा है ना वो इंडिकेट करती है कैटेगरीज को, है ना। जो टेक्सा है वो इंडिकेट करती है कैटेगरीज को, क्योंकि कैटेगरीज का ही साइंटिफिक नाम क्या है, टेक्सा है। ठीक है, और ये टेक्सा को डिफरेंट लेवल्स पे यूज किया जाता है। अब इसको समझेंगे। यहां पे देखो, प्लांट ऑल्सो फॉर्म अ टेक्सा। प्लांट भी क्या एक टेक्सा ही तो है, जिसके अंदर सारे प्लांट्स आ जाते हैं। वीट इज ऑल्सो ए टेक्सा। वीट भी एक टेक्सा है, क्योंकि उसके अंदर क्या आ जाएंगे, कई सारे वीट्स आ जाएंगे, डिफरेंट वैरायटी ऑफ वीट्स आ जाएंगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं प्लांट का। प्लांट क्या एक टेक्सा, ठीक है, मतलब कैटेगरी ही है, टेक्सा कैटेगरी एक ही चीज है। प्लांट के अंदर क्या आ गया, एक प्लांट आ गया वीट, ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना। सबसे बड़े प्लांट है, तो प्लांट में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स आ जाएंगे, उनमें से एक मैंने लिया वीट, तो वीट भी एक टेक्सा हो गया, क्योंकि इसके अंदर अब डिफरेंट टाइप के वीट्स आ जाएंगे। ठीक है ना, इस तरीके से यहां पे ये चीजें चलती है। सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स आर ऑल टेक्सा। तो ये सब क्या है, हर एक क्या है, टेक्सा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एनिमल है। एनिमल अब बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो एनिमल में क्या आ गया, एक आ गए मैमल्स। ठीक है, तो मैमल्स जो होते हैं उसके अंदर क्या आ जाएगा, जैसे एग्जांपल लेते हैं डॉग्स, फिर डॉग्स के भी अंदर बहुत डिफरेंट टाइप के डॉग्स आ जाएंगे। तो ये सब क्या है, टेक्सा है। टेक्सा बोले तो कंफ्यूज नहीं होना है, कैटेगरीज ही है, कैटेगरीज को साइंटिफिकली टेक्सा ही बोला जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से चीजें चलती है। तो ये डिफरेंट लेवल्स पे है, देखो ये हायर लेवल हो गया, ये लोअर लेवल हो गया। ठीक है ना, तो हर लेवल पे यहां पे टेक्सा रहता है। बट यू नो दैट अ डॉग इज अ मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स, है ना। डॉग क्या एक मैमल है और मैमल क्या एक एनिमल है। देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टेक्सा एट डिफरेंट लेवल्स। तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेक्सा को। ये हायर लेवल हो गया, ये लोअर लेवल हो गया। ठीक है, Hence, based on characteristic, all living organisms can be classified into different taxa. तो देखो जितने भी living organism हैं उनको क्लासीफाई कर दिया जाता है डिफरेंट टेक्सा में बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पर्टिकुलर हम एग्जाम्पल कोई ले नहीं रहे हैं, इस तरीके से समझते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये जो है, इतने जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में या कैरेक्टरिस्टिक आपस में मिलती है, तो इनको हम एक टेक्सा में डाल देंगे। ठीक है, इनकी इसकी इन दो की प्रॉपर्टीज जो है वो आपस में मिलती है, तो इनको अलग टेक्सा में डाल देंगे। इसकी प्रॉपर्टी अलग में मिलती है, अलग मिलती है, तो इसको अलग में डाल देंगे। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इनको क्लासिफाई कर दिया। ठीक है ना, ऊपर वाली लाइन हमेशा ध्यान रखना कि हमारे लिए आसान नहीं होता एक साथ इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ना, तो हम इनको क्या करते हैं, टेक्सा या कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं और फिर इनको स्टडी करते हैं, इन टेक्सा या कैटेगरीज को स्टडी करते हैं, तो वो ज्यादा आसान रहता है। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टेक्सोनॉमी। और ये जो प्रोसेस है ना क्लासिफिकेशन की, बस इसी को बोलते हैं टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है कि बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट टेक्सा में डिवाइड कर दिया जाता है तो उसी को टेक्सोनॉमी बोलते हैं। External and internal structure along with the structure of cell, development processes and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies. तो देखो जो मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज हैं उसके बेसिस क्या है, किस बेसिस पे हम मॉडर्न टेक्सोनॉमी स्टडी करते हैं, हम यहाँ पे बेसिस लेते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के ये चीजों को हम समझते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे, फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेल को समझेंगे उसके, फिर डेवलपमेंट प्रोसेसेस को, इसके अलावा उसकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को समझेंगे, और तब उसकी मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी करी जाती है। ठीक है, Hence, characterization, identification, classification and nomenclature are the processes that are basis to taxonomy. तो taxonomy के basis क्या है, किन basis पे हम taxonomy करते हैं? सबसे पहले characterization, मतलब कोई भी आपको नया कोई ऑर्गेनिज्म मिलेगा उसका कैरेक्टराइजेशन करोगे, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर। ये जो पॉइंट्स हैं इसको हमने डिटेल में इससे पहले वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक है, टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। टेक्सोनॉमी कोई नई चीज नहीं है। ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, तो जो ह्यूमन बीइंग है वो बहुत पहले से ही दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको स्टडी करता आ रहा है, उनको समझने की कोशिश करता आ रहा है, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज। पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज का मतलब है कि ह्यूमन बीइंग दूसरे ऑर्गेनिज्म को स्टडी करता था इस बेसिस पे कि ये ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कैसे यूजफुल है। बात समझ में आ रही है ना, जैसे ह्यूमन बीइंग है,
ठीक है, पहले कैसा होता था कि जो ह्यूमन बीइंग है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते थे इस बेसिस पे कि हमें इस ऑर्गेनिज्म से क्या चीजें मिल सकती है, ये हमारे लिए कैसे यूजफुल है। ठीक है, in early days human beings needed to find source for their basic needs of फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। तो देखो पहले के जो टाइम था उस टाइम पे जो ह्यूमन बीइंग थे ना वो अपनी बेसिक नीड के लिए जैसे कि फूड है, क्लॉथिंग है, शेल्टर है, उसके लिए सोर्स को ढूंढते ढूंढते रहते थे। मतलब कहाँ से फूड लें, कहाँ से क्लॉथिंग ले, कहाँ से शेल्टर ले। ठीक है, तो वो देखो किससे लेते थे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बाकी उन्हीं से लेते थे। Hence the earliest classification were based on the use of various organisms। तो पहले जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन हुए थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो इस बेसिस पे हुए थे कि मतलब यूजेस के बेस पे हुए थे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये एक ह्यूमन है, ठीक है, इसने क्या करा, यहाँ पे कैटेगरीज बना दी अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। जैसे यहाँ पे फूड की बना दी, यहाँ पे क्लॉथिंग की बना दी, यहाँ पे शेल्टर की बना दी। तो फूड की कैटेगरी जैसे इस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बना दी, तो इसके अंदर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनसे ह्यूमन बीइंग को फूड मिलता था। इसके अंदर, इस वाले के अंदर ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे जिससे ह्यूमन बीइंग को कुछ ऐसा मटेरियल मिलता था जो क्लॉथिंग के लिए यूज होता था। फिर शेल्टर में ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डाल दिया गया जिनसे कुछ ऐसा मटेरियल मिलता था जो कि शेल्टर के काम आता था। तो इस तरीके से यहाँ पे बेस्ड ऑन द यूजेस क्लासिफिकेशन किया गया था अर्लीस्ट। ठीक है, human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities but also the relationship among them। तो देखो ह्यूमन बीइंग जो है वो बहुत पहले से इस चीज पे इंटरेस्टेड थे कि वो और ज्यादा जाने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, और जितना वो जानकारी रख सकते थे लिविंग ऑर्गेनिज्म की उतना रखना चाहते थे, और उनकी डाइवर्सिटी के बारे में भी वो समझना चाहते थे। बट इसके अलावा और ये भी चाहते थे वो समझना कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, इसको समझेंगे। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स क्या होती है, ब्रांच ऑफ स्टडी होती है जिसमें ये स्टडी किया जाता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरीके से रिलेटेड है, उनमें क्या रिलेशन है आपस में। द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टीमा विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या किया जाता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया जाता है ऑर्गेनिज्म का बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टीज या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आप समझ रहे हो, जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ तो इससे ना दो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बन गए। मान लो ऐसे डेवलपमेंट हो गया यहाँ पे दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का, तो इन दोनों के पूर्वज तो एक ही है ना, तो इसका मतलब इनके बीच में कुछ कनेक्शन होगा, कुछ रिलेशन होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज मिलती होंगी, है ना। तो इसी चीज को स्टडी किया जाता था सिस्टमैटिक्स में। Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication। तो लीनियस जो थे उन्होंने एक बुक भी पब्लिश करी थी जो थी सिस्टीमा नेचुरी, इंपॉर्टेंट है। द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक वॉज लेटर एनलार्ज टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। फिर जो सिस्टमेटिक्स है उसमें और भी चीजें जोड़ दी गई, जैसे आइडेंटिफिकेशन जोड़ दिया गया। आइडेंटिफिकेशन में क्या करा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी किया जाता है। फिर नोमेनक्लेचर, उनका नाम दिया गया। फिर क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक उनको क्लासिफाई भी किया गया लिविंग ऑर्गेनिज्म को। सिस्टमेटिक टेक इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। जो सिस्टमेटिक्स होता है उसमें हम क्या करते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को देखते हैं बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलो यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाय बाय।